हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल मेम्ब्रेन कोशिकीय उपांग होते हैं और ये कोशिका के अंदर एक जाल के रूप में, नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। ये ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स तथा सिस्टर्नी के रूप में पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है साइटोस्केलेटन के रूप में कोशिकीय द्रव में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्योंकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जहां प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य संपन्न होता है। डिस्कवरी ऑफ ईआर। सर्वप्रथम गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा तथा इसको एर्गास्टोप्लाज्म नाम दिया था। बाद में इसकी विस्तृत रूप से संरचना जो है पोर्टर, क्लाउडे तथा फुलम नामक साइंटिस्ट ने 1945 में की थी और पोर्टर ने 1953 में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। इसकी अकरेंस यदि देखी जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कुछ कोशिकाओं में जैसे मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर तथा प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका अभाव होता है और यह अधिकांशतः साइटोप्लाज्म में फैली हुई पाई जाने वाली संरचना होती है। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट सिस्टर्नी, नंबर सेकंड ट्यूब्यूल्स तथा नंबर थर्ड वेसाइकल्स। सिस्टर्नी जो होते हैं चपटी, अनब्रांच्ड तथा सैक लाइक संरचनाएं होती हैं और ये स्टॉक के रूप में एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं। इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण इनकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। इनमें 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जिन्हें राइबोफोरिन फर्स्ट तथा राइबोफोरिन सेकंड कहते हैं, जो राइबोसोम्स को जोड़ने में सहायक होते हैं। सिस्टर्नी के बाद नंबर सेकंड है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जो ब्रांच संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं और इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। अक्सर इनकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम्स का अभाव होता है। इसी प्रकार वेसाइकल्स जो होती हैं वो राउंडेड संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और इनकी सरफेस पर भी राइबोसोम्स का अभाव होता है। और ये जो तीनों प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट जो है करते हैं। इनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं और यह एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी आ जा सकते हैं, वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, और ये जो जाते हैं वो डेस्मोट्यूब्यूल्स के रूप में एक सेल से दूसरी सेल में स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से अपन संरचना दे सकते हैं। ये जो है पैरेलल स्टॉक के रूप में पाई जाने वाली सिस्टर्नी की सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अतः ये रफ बॉल्ड होते हैं। और इसके बाद में वेसाइकल्स जो है वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में पाए जाते हैं। इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स का अभाव होता है। इसी तरह से ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है अनियमित रूप से ब्रांच्ड संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं और अक्सर इनकी सरफेस पर भी राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो अपन कहेंगे कि जो है 2 प्रकार के
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और जिनमें से रफ वॉल ईआर जो होता है वो मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी हुई संरचना होती है, और स्मूथ वॉल ईआर जो होती है उसमें वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये केंद्र न्यूक्लियर एनवलप से अटैच्ड संरचना के रूप में पाई जाती है। तो और उसके बाद में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो जैसा कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये तो रफ ईआर है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनवलप से अटैच्ड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन देखें तो ये ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स के रूप में पाई जाती है, और अलग अलग कोशिकाओं में इसका साइज अलग अलग पाया जाता है। कोशिका के रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इसके फंक्शंस जो है चेंज होते रहते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स का अभाव होता है। इसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी के कारण इसकी जो मेम्ब्रेन जो आउटर सरफेस होती है वो रफ होती है, और यह मुख्यतः जो है सिस्टर्नी की बनी हुई संरचना होती है। यह केंद्रक की जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उससे अटैच संरचना के रूप में पाई जाती है, और इस पर मुख्यतः जो है राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण इसकी सरफेस पर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। एंडोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है यह वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स तथा सिस्टर्नी के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, जो कि साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। और ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि अपन ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियर एनवलप से ही होता है। न्यूक्लियर एनवलप से पहले रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, और रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाद में स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। अब यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें, कार्यों की बात करें, तो इस तरह से दे सकते हैं। यह जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसपोर्टेशन को अन्य ऑर्गेनिज्म में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सेलुलर रिएक्शंस के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सेल डिवीजन के समय ये न्यूक्लियर एनवलप के निर्माण में भी काम आती है। यानी जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्र की आवरण का निर्माण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन जो है न्यूक्लियर एनवलप से होता है। और ये कोशिका में स्केलेटल फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं, एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा लिपिड्स, ग्लाइकोजन तथा अदर स्टीरॉयड जैसे कोलेस्टेरॉल है, प्रोजेस्टेरॉन है तथा टेस्टोस्टेरॉन आदि का संश्लेषण में भी इनका योगदान होता है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हम दे सकते हैं।